ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर है डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन के नॉर्मली आप सभी स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स करते हो, जिसमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, उसके सिर्फ न्यूमेरिकल करते हो। बट इट्स थियोरेटिकल पोर्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यानी डेप्रिसिएशन है क्या, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी नेचर क्या है, इस थ्योरी पार्ट को भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सो दैट जब भी आपके पास एमसीक्यूज आए या कोई और जर्नल एंट्रीज करते टाइम या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते टाइम कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जिसे आप इजीली चुटकियों में सुलझा पाएं, तो चलिए हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन के मीनिंग के साथ कि डेप्रिसिएशन है क्या। देखिए, डेप्रिसिएशन है फॉल इन द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स एक टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे हमारा बिल्डिंग है, मशीनरी है, व्हीकल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं जिनके बेनिफिट हमें एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए मिलते हैं। दीज आर द फिक्स्ड एसेट्स। तो इन फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में और यूटिलिटी में जब डाउनफॉल हो, डिक्रीज हो, डिक्लाइन हो, यानी कमी आ जाए, दैट इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। यानी डेप्रिसिएशन का बहुत सिंपल मीनिंग क्या है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे मशीन, इक्विपमेंट्स और व्हीकल्स वगैरह की वैल्यू में जो डिक्रीज है, कमी आ जाती है, उसे ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा डेप्रिसिएशन की जो डेफिनेशन है, मीनिंग है, हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। 2 लाइन और देखिए स्टूडेंट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी जो फिक्स एसेट है उसकी कॉस्ट का अलोकेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, यानी ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, एंड दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल एग्जांपल है। मान लो एक मशीन आपने 10 लाख रुपीस की परचेज की है, 10 लाख की, और उस मशीन की वर्किंग लाइफ है 5 ईयर्स, यानी वो मशीन 5 साल आप यूज कर सकते हो। तो सिंपल लैंग्वेज में देखो, 10 लाख की मशीन थी, 5 साल वो चलेगी। 10 लाख को 5 से डिवाइड कर दो बेटा, 2 लाख पर ईयर। यानी हमें जो कॉस्ट पड़ेगी उस मशीन की, 10 लाख रुपए तो हमने इसी साल पे कर दिए। देखिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसमें से 10 लाख में से 2 लाख हमारा इस साल का कॉस्ट मानी जाएगी, एक्सपेंस माना जाएगा, और उसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते टाइम कंसीडर करेंगे। तो ये है मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, या यूं कहिए डिक्रीज इन द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ फिक्स एसेट इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद है इसकी स्पेशल फीचर्स क्या हैं, यानी डेप्रिसिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा स्टूडेंट्स, इट इज डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। यानी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में कमी है ये, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स में से सिर्फ लैंड को छोड़ते हैं हम, क्योंकि नॉर्मली देखिए आप, लैंड की वैल्यू कम नहीं होती, दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। नॉर्मल कंडीशंस में वो इंक्रीज ही होती है, इसलिए लैंड के अलावा बाकी सभी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है। सेकंड फीचर देखो, सच फॉल इज अ परमानेंट नेचर। और जो एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है वो आती ही रहती है परमानेंटली। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, आपने कोई व्हीकल परचेज की है, स्कूटी, बाइक या कार खरीदी है, देखिए आपकी फैमिली ने, आपने खरीदी है, देखिए हमेशा उसकी वैल्यू हर साल कम होती चली जाएगी। तो इट इज ऑफ अ परमानेंट नेचर। थर्ड फीचर देखिए, इट डिक्रीजेस द बुक वैल्यू ऑफ एसेट, नॉट मार्केट वैल्यू। यानी हम मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। इससे उस एसेट की बुक वैल्यू कम होती है। अब ये बुक वैल्यू क्या है, इसे समझिए। देखो, फर्स्ट टाइम जब आपने कोई एसेट परचेज की, उसकी होती है कॉस्ट। जैसे मैंने अभी बताया, आपने मशीन परचेज की 10 लाख रुपए की, वो उसकी कॉस्ट हो गई। 1 साल बाद 2 लाख वैल्यू कम हो गई, तो उसकी बुक वैल्यू क्या रह गई? 8 लाख। 2 साल बाद रह गई 6 लाख। यानी
एसेट की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू बचती है उसे बुक वैल्यू बोलते हैं। फोर्थ फीचर देखिएगा स्टूडेंट्स, इट इज नॉट प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट। यानी हम डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं लगाते कि हम एसेट की वैल्यू देख रहे हैं, आज की डेट में मार्केट वैल्यू क्या है। नो, इट इज नॉट प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन, उसकी वैल्यू देखना नहीं है, बट इट इज प्रोसेस ऑफ अलोकेशन ऑफ इट्स कॉस्ट। हम उसकी कॉस्ट को जरूर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये था मीनिंग एंड फीचर्स डेप्रिसिएशन की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, यानी ऐसे वो कौन से रीजंस हैं, कौन से कॉजेज हैं, कारण हैं जिनकी वजह से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इनको बड़े ध्यान से सुनिएगा। बाय कांस्टेंट यूज, यानी लगातार जब हम किसी एसेट को यूज करते हैं तो देखिए वो घिस जाती है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम होती है और उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती है। नेक्स्ट है बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। कई एसेट्स ऐसी होती हैं, देखिए वो टाइम बाउंड होती हैं कि आपने उनको परचेज किया और उनकी एक अपनी फिक्स लाइफ है। मान लो किसी एसेट की लाइफ 2 इयर्स है, यानी 2 साल के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी या वो स्क्रैप में जाएगी। तो जाहिर है टाइम खत्म होने से भी एसेट की वैल्यू खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, ये भी वन ऑफ द कॉजेज है। थर्ड देखिए, बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। कई बार किसी एसेट को आप लीगली, कानूनी रूप से एक्वायर करते हो, वो एक फिक्स टाइम के लिए होता है। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट क्या है, जब कोई एसेट जैसे लैंड, बिल्डिंग या कोई और एसेट आप लंबे टाइम तक रेंट पे लेते हो, उसे लीज एग्रीमेंट बोलते हैं। यानी हमने एक एग्रीमेंट बनाया, उसमें किराए पर, इसे किराया नहीं पट्टा बोलते हैं, लीज, लंबे टाइम तक ले लिया हमने। तो जब मान लो 10 साल के लिए आपने ली है वो लीज पे कोई भी लैंड या कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट, तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। यानी एग्रीमेंट खत्म होने से भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। बाय ऑब्सोलिसेंस, पुराना पड़ जाना। अब आप देखते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। हर क्वार्टर में, हर 3 महीने 6 महीने बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी आने पर जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, चाहे आप उसे यूज कर सकते हो लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि उसको फर्दर हम यूज में नहीं कर सकते। बाय एक्सीडेंट, जैसे व्हीकल्स वगैरह हैं, एक्सीडेंट की वजह से इनकी वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि एक्सीडेंट से, टूट फूट होने से उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। बाय डिप्लीशन, डिप्लीशन का मतलब होता है कम होते जाना। ये जो डिप्लीशन वर्ड है स्टूडेंट्स, याद रखना, ये कोल माइंस, ऑयल माइंस में यूज होता है। अब आप मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दूं डिप्लीशन का। जैसे कोल माइन है, यानी कोयले की खदान है, आप जानते हैं माइन है, उसमें जो कोयला है वो फिक्स है ना बेटा। मान लो कोयला उसमें 10,000 टन है, 10,000 टन, आपने 1,000 टन निकाल लिया, यानी 10% निकाल लिया, तो उसकी 10% वैल्यू कम हो गई। देखिए बाय डिप्लीशन, यानी जैसे जैसे हम उसे इस्तेमाल करते जाएंगे उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी और उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये थे कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। में एक बार फिर से रिपीट कर दूं, लगातार इस्तेमाल करने से, टाइम खत्म होने के कारण, लीगल राइट्स खत्म होने के कारण, ऑब्सोलिसेंस, पुराना पड़ जाने के कारण, एक्सीडेंट होने से, और उसको लगातार इस्तेमाल और निकालते रहने से उस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। दीज आर कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब देखिए इसमें हमारा लास्ट टॉपिक है नीड, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्ट। जरूरत क्या है डेप्रिसिएशन लगाने की, या इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस देखिएगा, और ये अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम भी बहुत काम आता है। फर्स्ट पॉइंट देखो, फॉर असर्टेनिंग ट्रू प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस के ट्रू यानी सही प्रॉफिट और लॉस तभी आएंगे जब आप डेप्रिसिएशन को कंसीडर करोगे। क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, मशीन की कॉस्ट का वो पार्ट है जिसे हमने इस साल के लिए लॉस मान लिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते टाइम इसे एज एक्सपेंस या लॉस की तरह मानेंगे और इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट कम दिखेंगे और हमें टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। तो हमारे ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस तभी कैलकुलेट होंगे जब हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और एक एक्सपेंस की तरह मानेंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, फॉर शोइंग ट्रू एंड
फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट पोजीशन। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं बैलेंस शीट में कैपिटल, लायबिलिटीज एंड एसेट्स होती हैं, और बैलेंस शीट में जो हम फिक्स्ड एसेट्स को दिखाते हैं उनको दिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। यानी अगर हम डेप्रिसिएशन शो ही नहीं करेंगे तो हम उस एसेट को उसकी सही वैल्यू पर नहीं दिखा पाएंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था स्टूडेंट्स, हमने मशीन खरीदी 10 लाख की साल के शुरू में, और इस साल 2 लाख रुपीज की उसकी वैल्यू कम हो गई, तो 2 लाख हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। मशीन परचेज की थी 10 लाख की, तो परचेज करते टाइम तो रिकॉर्ड कर दिया, मशीन डेबिट कर दी 10 लाख, लेकिन जब बैलेंस शीट में दिखाएंगे एक साल बाद 10 लाख में से 2 लाख डेप्रिसिएशन माइनस होगा, और वहां दिखाएंगे उसको 8 लाख, यानी 10 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 2 लाख, नेट अमाउंट 8 लाख रुपीज आ जाएगा। यानी बैलेंस शीट में ट्रू एंड फेयर व्यू हम तभी शो कर पाएंगे अगर डेप्रिसिएशन को शो कर किया जाए। इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन की इंपॉर्टेंस देखिए, एसेट्स को कॉस्ट पे नहीं दिखा सकते, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पर शो करते हैं बैलेंस शीट में। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, टू असर्टेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, जब भी हम किसी प्रोडक्ट की प्राइस सेट करते हैं स्टूडेंट, तो प्राइस सेट होती है कॉस्ट के बेस पर, हमें उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, और कॉस्ट का एक एलिमेंट डेप्रिसिएशन भी है। डेप्रिसिएशन कैसे देखिए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डाला था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट है, उसके लिए हम फिक्स एसेट डेबिट करते हैं, लेकिन फिक्स एसेट का वो पार्ट जो यूज हो गया उसे डेप्रिसिएशन बोलेंगे, और वो हमारा लॉस की तरह ट्रीट होगा, और उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते टाइम कंसिडर किया जाएगा। यानी जैसे वेजेस हैं, सैलरी है, रेंट पेड है, रिपेयर है, उसी तरह डेप्रिसिएशन को भी कॉस्ट का हिस्सा बनाया जाएगा, और तभी हमारी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल पाएगी। तो फोर्थ पॉइंट देखिएगा, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए, अब इसमें एक चीज और समझने की है आप लोगों को कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट जाता कहाँ है। यानी डेप्रिसिएशन, मान लो जैसे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, इस एक्सप्लेनेशन में हमने 2 लाख रुपीज यानी 2 लाख डेप्रिसिएशन लगाया, वो डेप्रिसिएशन के 2 लाख रुपए जाएंगे कहाँ? वो कंपनी के पास ही रहेंगे, बिजनेस में रहेंगे, अक्यूमुलेट होते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे। इस साल 2 लाख रुपए हुए, अगले साल मान लो फिर 2 लाख हुए, 4 लाख हो गए, तीसरे साल फिर 2 लाख, 6 लाख हो गए, चौथे साल 2 लाख, 8 लाख हो गए, पांचवें साल 10 लाख हो गए। जब ये एसेट पुरानी पड़ जाएगी तो हमें नई एसेट खरीदने का जो इंतजाम होता है, जो प्रोविजन और अरेंजमेंट होता है, वो डेप्रिसिएशन के थ्रू ही रास्ता निकलता है। यानी डेप्रिसिएशन लगाकर हम ये मान के चलिए नई एसेट को खरीदने का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के नाम से। देखिए, इसीलिए हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं, और ये लीगल है। यानी इनकम टैक्स लॉ इसकी इजाजत देता है कि डेप्रिसिएशन के नाम का पैसा आप प्रॉफिट में से कम करें, उसे इकट्ठा करें, ताकि जब आपको न्यू एसेट परचेज करने की जरूरत पड़े उस पैसे से आप न्यू एसेट को परचेज करें, एक्वायर करें। फिफ्थ पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंस का, यानी फोर्थ पॉइंट भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि नई एसेट खरीदने का इंतजाम पहले दिन से शुरू हो जाता है, किसके थ्रू? डेप्रिसिएशन के नाम पर। फिफ्थ पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंस का, फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स। अब देखिए, बिजनेस में प्रॉफिट होता है, हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, प्रॉफिट होगा तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। अब टैक्स किस प्रॉफिट पर दिया जाए? एग्जाम्पल सुनिएगा स्टूडेंट्स, मान लो हमने एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, एसेट्स पर हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, हमारा प्रॉफिट है 20 लाख, 20 लाख रुपए, तो हम 20 लाख पे टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। समझ लेना बेटा इस बात को। दूसरी तरफ हमने टैक्स लगा दिया, तो 20 लाख में से वो डेप्रिसिएशन, टैक्स नहीं सॉरी डेप्रिसिएशन, 20 लाख में से वो डेप्रिसिएशन माइनस करो 2 लाख, अब हमें टैक्स देना होगा 18 लाख पे। स्टूडेंट्स दोबारा सुन लो इसको, प्रॉफिट हुआ 20 लाख का, 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, डेप्रिसिएशन आपने लगाया नहीं था तो 20 लाख पे टैक्स दोगे। जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो 20 लाख में से डेप्रिसिएशन का अमाउंट मान लो 2 लाख है, वो आप लेस करोगे, और लेस करने से आपके नेट प्रॉफिट घटकर रह जाएंगे 18 लाख।
अब आपको टैक्स देना होगा 18 लाख पे, यानी 20 लाख की बजाय 18 लाख पे आप टैक्स दोगे। इस तरह से आप ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स से बच पाओगे, यानी टैक्स की ज़्यादा पेमेंट नहीं दोगे। कहने का मतलब ये है कि टैक्स कम करने का ये भी एक तरीका होता है स्टूडेंट्स, और ये लीगल है। इनकम टैक्स लॉ इसकी परमिशन देता है कि आप प्रॉफिट वही बताएं इनकम टैक्स के लिए जिनमें से डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऑलरेडी डिडक्टेड हो, घटा हुआ हो। तो ये था स्टूडेंट, देखिए कितनी जबरदस्त इंपॉर्टेंस है, इसकी नीड है डेप्रिसिएशन की। फिर से सुन लीजिए, इसकी वजह से हमें ट्रू प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, इसकी वजह से बैलेंस शीट की पोजीशन एग्जैक्ट पता चलती है, इसकी वजह से हमें एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चलती है, इसकी वजह से हम न्यू एसेट को रिप्लेस करने के लिए अमाउंट इकट्ठा कर पाते हैं, और इसकी वजह से हम टैक्स की ओवर पेमेंट से बच पाते हैं। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से बार बार सुनिएगा स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए।